सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बॉल पे लिखवाया है बुमराह का बेजोड़ रिकॉर्ड, इसी पर बात करेंगे। एशिया कप का समय जो है वो नजदीक आ गया है और बुमराह के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कायम रहा तो टीम इंडिया की जीत जो है ना वो एकदम पक्की है। साथ में पाकिस्तान ने यूएई में ट्राई सीरीज खेल रही है, वहां पर उसने एक ऐसा कमाल किया है जिसने टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है। साथ ही में इस ब्रॉडकास्ट में हम दिखाएंगे कि नीतीश राणा उन्होंने दिग्वेश राठी से जो पंगा हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसके ऊपर क्या राय रखी है। दिल्ली वाले की तरह उन्होंने जो है यहाँ पर बयान जो है वो दे दिया है। ड्रीम 11 चली गई है तो दूसरे स्पॉन्सर की तलाश जारी है और इस बार बीसीसीआई और बड़ी डील जो है ना वो करने जा रही है, मगर इसमें कितना समय लगेगा, क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत जसप्रीत बुमराह से करते हैं। बुमराह के पॉइंटर्स दिखाइए, क्या कमाल बुमराह ने किया है, बेजोड़ रिकॉर्ड उनका क्या है। बुमराह का एशिया कप में पहला मैच खेलना जो है ना वो अभी तय नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएई के खिलाफ भारत को पहला मुकाबला खेलना है और बुमराह ने अभी फिटनेस टेस्ट दिया है। बेंगलुरु में हमने देखा कि सबके साथ वो फिटनेस टेस्ट दे रहे थे। अब ये फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो एशिया कप में पहला मुकाबला खेलेंगे या फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ सीधे मैदान पर उतरेंगे। क्योंकि अजीत अगरकर जो चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जब टीम चुनी गई थी, जब टीम अनाउंसमेंट था, टीम सिलेक्शन था कि भाई बुमराह को हम ना बड़ी सीरीज में और बड़े मैचेस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम उनको इसी तरीके से जो है वो रोटेट करते रहेंगे। तो क्या भाई फिटनेस रिपोर्ट में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि अभी एक लंबा चौड़ा दौरा करके भी आ रहे हैं, मतलब ब्रोंको टेस्ट, डेक्सा टेस्ट, यो टेस्ट, सारे टेस्ट लिए जाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर ही ना ये तय होगा कि भाई बुमराह जो है वो आपके एशिया कप का पहला मैच खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, या फिर पूरा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। अभी तक तो फिंगर्स क्रॉस सब अच्छा नजर आ रहा है, मगर अभी तक ये कुछ तय नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड पर तो आएंगे हम कि उसका बेजोड़ रिकॉर्ड क्या है, मगर सबसे पहली बात ये, सबसे पहली प्राथमिकता ये कि जो वो फिटनेस रिपोर्ट है वो एकदम सही आनी चाहिए, उसी के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पॉजिटिव रिपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हमने देखा भी था कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंग्लैंड सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह ने दी थी, वहाँ पर भी अच्छे खासे विकेट्स लिए थे। लेकिन हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ मैचेस में उनका रंग जो है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, उनके वर्कलोड को लेकर होती है और वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 2 बार जो है उसी तरीके से इंजरी से जो है वो जूझ रहे थे जसप्रीत बुमराह और एक बार फिर से ये फिटनेस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। और हमने देखा भी है कि अच्छे मैचेस में, बड़े मैचेस में उनका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर प्रेशर वाले मैचेस आपने देखे होंगे, वर्ल्ड कप 2024 का वो फाइनल मैच जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो भारतीय टीम फेस कर रही थी। हालांकि अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन जब फाइनल के मुकाबले होते, जब बड़े मैचेस होते हैं, वहाँ पर प्रेशर जो है वो लाजमी है। लेकिन जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर जो है वो सवाल इसलिए लगातार उठ रहे थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर ये बातें हो रही थी कि भाई क्या यहाँ पर भी अब वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर जो है वो तमाम बातें होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुमराह जो है वो बेंगलुरु में नजर आए थे और आई थिंक उनका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव नजर आएगा। बिल्कुल जी, उस रिजल्ट के ऊपर हमारी नजर रहेंगी क्योंकि वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रिजल्ट पे तय होगा कि जसप्रीत बुमराह को आप किस तरीके से एशिया कप में इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको बिल्कुल एशिया कप के तुरंत बाद आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। अब या तो फिर वो किस तरीके से आप मैनेज करोगे, वहां पे टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट मैच मिस कराओगे या यहाँ पर एक मैच, क्योंकि यहाँ पर आपने एक मैच मिस कराया तो नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान से कुछ तो मोमेंटम होना चाहिए, कुछ तो मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए। सीधा आप एक बड़े मुकाबले में उतारना भी जो है वो ठीक बात नहीं है। अब उस रिकॉर्ड की बात करते हैं, बेजोड़ रिकॉर्ड की बात करते हैं, जो अगर कायम रहा तो टीम इंडिया की जीत जो है वो पक्की है। दिखाएं जी जसप्रीत बुमराह का वो बेजोड़ रिकॉर्ड क्या है। बुमराह ने एशिया कप में नहीं देखी है एक भी हार, ठीक है जी। बुमराह ने एशिया कप में अभी तक कुल 12 मैचेस खेले हैं और एक भी मैच में उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा है। टीम इंडिया ने हार का मुंह नहीं देखा है। टी20 फॉर्मेट में उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं और वनडे फॉर्मेट में 8 मैचेस खेले हैं। इन 12 मैचेस में बुमराह के नाम जो है 18 विकेट रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वो पहली बार कोई टी20 आई मुकाबला खेलने जा रहे हैं। उनका एशिया कप की टीम में जो है वो चयन हो गया है। एशियन कंडीशंस में भी बुमराह का ये रिकॉर्ड बताता है कि वो एशियन कंडीशंस में भी एक्सेल करते हैं। एशिया कप एशियन कंडीशंस के अंदर होता है, एक भी मैच वो हारे नहीं, एक तरीके से लकी चार्म है। ये रिकॉर्ड हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको याद होगा
व्यूअर्स को बहुत अच्छे से, जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी तो वहां पर बताया जा रहा था, गिनाया जा रहा था कि जो वो टेस्ट मैचेस जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं खेले वो टीम इंडिया ने जीते। अब यहां पर हम आपको उसका एक काउंटर दिखा रहे हैं कि भाई वो एक संयोग हो सकता है, ये भी एक संयोग है, मगर ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना वो आप दोनों तरफ से देख सकते हो। यहां पर भी ये रिकॉर्ड सामने है कि जिस जिस मैच में एशिया कप के बुमराह खेले हैं उसमें टीम को जीत मिली है। ये कोई गारंटी नहीं है कि इंडियन टीम जब भी बुमराह खेलेगी जीतेंगे, और वैसे ही टेस्ट मैचेस में कोई ये गारंटी नहीं था कि जिसमें टेस्ट मैच में बुमराह नहीं खेलेंगे उसमें इंडियन टीम जीतेगी। ये सिर्फ ये बताता है कि ये खिलाड़ी जो है ना वो आपके लिए इंपैक्टफुल खिलाड़ी है, वो इंपैक्ट क्रिएट करता है। वो जब टीम के साथ होता है टीम के जीतने की चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो करके भी दिखाया, वो रिजल्ट, वो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो जसप्रीत ने दिया भी। इससे पहले भी अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो बीजीटी में भी सबसे ज्यादा विकेट्स थे, तो ये दर्शाता है कि भले ही वहां पर आप सीरीज नहीं जीत पाए, लेकिन हर बार जो है इंजरी के बाद, खासतौर पर जो दोबारा इंजरी वहीं उसी जगह पर होती है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं। लेकिन उस तरीके की इंजरी के बाद कम बैक करना बुमराह के लिए जो है वो टफ था, और भारतीय टीम के लिए भी बहुत टफ था इस तरीके से मैच खिलाना उनको, क्योंकि अगर यहाँ से आप किसी खिलाड़ी को जो है वो बार बार एक जगह पर इंजरी होती है, एक जगह पर चोट लगती है, तो कहीं ना कहीं करियर भी खतरे में नजर आता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, भारतीय टीम को जो है वो आगे बढ़ाना और भारतीय क्रिकेट को जो है वो आगे तक ले जाना। विश्व भर में उनकी बातें होती हैं, और जब भी जसप्रीत बुमराह किसी भी टीम के सामने होते हैं, सामने वाला जो बल्लेबाज होता है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर होता है, और यही दिखाता भी है कि एशिया कप में जो रिकॉर्ड्स हैं उनके T20 फॉर्मेट हो या फिर ODI फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, तीनों फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह जो है वो कमाल का प्रदर्शन करते हैं। IPL 2025 की बात करें तो स्टार्टिंग के मैच में कुणाल मुंबई की टीम में वो नजर नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने कमबैक किया, प्लेऑफ तक पहुंचाया टीम को, तो ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में हर एक फॉर्मेट के लिए वो जज्बा है, वो पोटेंशियल है, वो कैलिबर जसप्रीत में नजर आता है, और उम्मीद यही करते हैं कि एशिया कप में भी ऐसा ही जलवा जो है वो बरकरार रखें जसप्रीत। बिल्कुल जी, उनका जो बेजोड़ रिकॉर्ड है अगर वो बना रहा तो फिर टीम इंडिया को चैंपियन बनने से कौन रोक सकता है। जसप्रीत बुमराह जिस भी एशिया कप के मैच में खेले हैं, याद रखिएगा टीम इंडिया को उसमें जीत मिली है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह पर तो नजर रहेगी, पहले तो उनकी फिटनेस रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद बाकी की कहानी जो है वो सेट होती है। अब बात करते हैं रिंकू सिंह की। वो रिंकू सिंह भी संजू सैमसन वाला हाल है, प्लेइंग 11 में जगह तय नहीं है, मगर प्रदर्शन इस किस्म का हो रहा है कि आप बाहर रखो तो कैसे रखो। ठीक है, यूपी T20 लीग में उन्होंने धमाका मचा रखा है। दिखाते हैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन रिंकू सिंह के बारे में, क्या उन्होंने जो ताज़ा उन्होंने मैच में जो खेला उसमें क्या किया। एशिया कप 2025 से पहले घातक फॉर्म में है रिंकू सिंह। 6 छक्के लगाकर खेली 78 रनों की तूफानी पारी, 48 गेंदों पर 78 रन बनाकर टीम को उन्होंने अपनी जिता दिया। ये तीसरा मैच है, मतलब तीसरे मैच में ये दूसरा उनका 50+ स्कोर है, और यूपी T20 लीग में इस सीजन वो शतक भी ठोक चुके हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो मेरठ मैवरिक्स के जो ये कैप्टन है, जिनकी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जगह उस तरीके से तय नहीं है, आपने उनको टीम में इसलिए कैरी किया है कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ले जाना चाह रहे थे कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लो। अब आप 11 में एक्स्ट्रा बैट्समैन रखना चाहते हो या ऑलराउंडर्स एक एक्स्ट्रा रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। उसके हिसाब से ही तय होगा कि भाई रिंकू सिंह की जगह बनती है नहीं बनती है, मगर खिलाड़ी जो कर सकता है, जो बेस्ट कर सकता है, वो यही कर सकता है कि उसको जो भी मौके मिले उन मौकों पर वो चौके लगाए, उन मौकों पर वो बढ़िया प्रदर्शन करके दे। संजू सैमसन भी यही कर रहे हैं, रिंकू सिंह भी यही कर रहे हैं। एक अच्छी टेंशन जो है वो यहाँ पर मिल रही है सूर्या को और साथ में गौतम गंभीर को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब खिलाड़ी की बात आती है तो आप करंट फॉर्म देखते हैं, आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, और जो करंट फॉर्म की बात करें तो वहाँ पर चाहे वो संजू की बात हो, चाहे वो रिंकू सिंह की बात हो, कप्तानी के तौर पर जिस तरीके से बल्लेबाजी की और शतकीय बल्लेबाजी की, ये दर्शाता है कि इससे पहले हमने देखा था कि संजू सैमसन ने भी यहाँ पर KCL में जो है वो शतकीय बल्लेबाजी की थी और एक बढ़िया स्कोर बनाया था, जो स्कोर भारतीय टीम को चाहिए भी होता है कि निचले क्रम की बल्लेबाजी अगर हम बात करें तो रिंकू सिंह जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं वो हमने देखा भी है। उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, इंटरनेशनल मैचेस में भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुत सारे मौके जो है वो नहीं मिलते। जब डेथ ओवर्स में आपकी बल्लेबाजी आती है तो आपको पता होता है कि भाई 4 ओवर में या तो आपको इतने रन्स आप बना दीजिए या फिर जो एक दावेदारी आप पेश करते हैं, टैग जो है वो थोड़ा सा MS धोनी से भी दिया गया कि फिनिशर के तौर पर जो है वो आगे चल सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के बाकी प्लेयर्स की बात करें तो जितेश शर्मा जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अच्छी बल्लेबाजी वो करते हैं, फिनिश अच्छा करते हैं और RCB के लिए मैच भी जिताया था, तो कहीं ना कहीं वो टफ कॉम्पिटिशन जो है वो निचले क्रम में के बल्लेबाजों से रिंकू सिंह का कंपैरिजन कहीं ना कहीं हो रहा था।
लेकिन इस शतकीय बल्लेबाजी से और 50 प्लस जो स्कोर बनाते हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं अपनी जगह जो है वो प्लेइंग 11 में खासतौर एशिया कप में रिंकू बनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, रिंकू टफ कंपटीशन दे रहे हैं, एक अच्छी सोच जो है ना वो डेवलप हो रही है कैप्टन की और कोच की कि भाई कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर कोई खिलाड़ी रन बनाता आ रहा है, बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है, तो आप चाहते हो कि उसको प्लेइंग 11 में रखें। यू नेवर नो, वो कहीं से भी मैच जो है वो पलट सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंडियन टीम तो जाएगी, अभी 4 को मेरे ख्याल से इंडियन टीम को रवाना होना है। पाकिस्तान की टीम वहां पर है क्योंकि वो ट्राई सीरीज खेल रही है। अच्छा प्लानिंग उन्होंने किया कि पहले ट्राई सीरीज खेल लें, उसके बाद एक एशिया कप का बड़ा टूर्नामेंट आएगा। उस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने कमाल किया है। क्या कमाल किया है वो आपको दिखाते हैं। टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी जो है ना उन्होंने बजा दी है। यूएई में पाकिस्तान ने जीते ट्राई सीरीज के 2 मुकाबले, बैक टू बैक 2 मुकाबले जीते। यूएई के खिलाफ पाकिस्तान ने 207 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करके, जो जाहिर बात है कि यूएई की टीम नहीं बना पाई। पाकिस्तान ने पहली बार यूएई में 200 का आंकड़ा छुआ एक टी20 मुकाबले के अंदर। 16 साल से यूएई में टी20 खेल रहा है पाकिस्तान, और ये पहली बार हुआ जब उन्होंने इस तरीके का काम किया। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की जो है वो टक्कर होने वाली है, वो महामुकाबला होने वाला है। अंकिता, परेशानी पाकिस्तान टीम के साथ यही थी। अब आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते क्या बॉलिंग अटैक जो है वो यूएई का होगा, क्या बॉलिंग अटैक इंडियन टीम का होगा, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ही हो जाएगा। मगर पाकिस्तान टीम की जो दिक्कत थी ना वो यही थी कि ना तो वो 200 बना पाते थे, ना वो जो है वो उस तरीके से अगर दूसरी टीम बना रही है तो उसको रोक पाते थे। ठीक है, तो ये दोनों 200 का आंकड़ा जो है ना वो उनके लिए अच्छा नहीं था, मतलब वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते थे। वो 170-80 वाली टीम टी20 के अंदर बन के रह गई थी और यही उनकी दिक्कत थी। अब अगर वो 200 का आंकड़ा उन्होंने पहली बार क्रॉस किया है उन पिचेस के ऊपर जहां पर थोड़ी सी स्लगिश कंडीशंस होती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है कि जब वो इंडिया से खेलेंगे उनका बॉलिंग अटैक, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो यूएई का एक्सपीरियंस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैचेस होंगे वो आपको यूएई में खेले जाने हैं और वहां से आपको पता चल जाता है कि विकेट कैसी होने वाली है, किस तरीके से कंडीशन आपकी होने वाली है, और कंडीशंस के हिसाब से आपकी बल्लेबाजी ऑर्डर, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आ जाती है कि स्टार्टिंग में आपका कुछ सीरीज आप खेल लेते तो आपको वहां से, वहां के मौसम से, वहां के कंडीशन से, वहां के पिचेस से आप वाकिफ हो जाते हैं। और पाकिस्तान की टीम हाल फिलहाल में बहुत सारे छोटे कहते हैं ना कि देशों से हार कर आ रही, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज थी वहां पर भी एक बड़े मार्जिन से मैच को गवा दिया था। वहां हमने देखा भी था कि उसके बाद टी20 जीती थी। हाँ, टी20 जीती थी, लेकिन बात आती है जब बाकी प्लेयर्स की, बाकी बड़े प्लेयर्स की, तो बाबर आजम और यहाँ पर रिजवान को जो है वो एशिया कप में मौका नहीं दिया गया। लगभग 8 साल में ऐसा पहली दफा हो रहा है कि बाबर आजम को जो है वो एशिया कप की टीम में शामिल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम उलटफेर के लिए जानी जाती है, लेकिन उलटफेर जो है वो उनके नजरिए से, उनकी टीम के नजरिए से अभी तक तो पॉजिटिव नहीं नजर आया। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की टीम थोड़ा बहुत सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम तो गेन करती हुई नजर आ रही है, तो एक अच्छा कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है उसके लिए थोड़ी चीज़ें और स्पाइस अप हो जाएंगी, थोड़ा कंपटीशन बराबर का हो तो मज़ा भी जो है थोड़ा ज़्यादा आता है। चलिए जी, अब बात करते हैं डीपीएल की, दिल्ली प्रीमियर लीग की, नीतीश राणा की, जो अचानक से जो है दोबारा से लाइमलाइट में आ गए, गलत वजहों से ही सही, मगर उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण या सफाई कह लीजिए, हालांकि वो इसको सफाई नहीं मान रहे, ठीक है, वो उन्होंने दिया। क्या उन्होंने कहा एक बार दिखाएं जी, नीतीश राणा का कोट दिखा दें, उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहली बात तो ये कि दिग्वेश अपनी टीम को जिताने आया था और मैं भी अपनी टीम को जिताना चाहता था, लेकिन क्रिकेट का सम्मान करना चाहिए। उसने पहल की थी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि फिर ये होगा कि मैंने अपनी सफाई दी और वो गलत है। इस मामले में कोई भी गलत और सही नहीं है। मेरा बस इतना मानना है कि अगर मुझे कोई गाली देगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। हम ऐसे ही पले बड़े हुए हैं। मेरा खून थोड़ा गर्म है और मैं दिल्ली से हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि अगर कोई गलत करे तो कभी झुको नहीं और अपनी आवाज़ उठाओ। मेरी बहुत सारी फाइट हुई हैं पर मैंने कभी जो है वो पहल नहीं की है। नीतीश राणा ने अब इसको सफाई कह लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई मैं तो दिल्ली वाला हूँ, तो मतलब अगर आप मुझे छेड़ोगे तो फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो तो विराट कोहली ने भी एक बार बोल दिया था जब गौतम गंभीर से हुआ था कि भाई इफ़ यू कैन गिव सम, मतलब बी रेडी टू गेट सम, ठीक है। तो मतलब वो सीधी सी बात है कि जो प्लेयर दिल्ली से आ रहा है या इस सेटअप से आ रहा है, वहाँ पर अगर आप उसको छेड़ोगे तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि वो बैक स्टेप नहीं लेने वाला। मगर जोक्स अपार्ट, ये सारे हंसी मजाक अपार्ट, ये सारी चीज़ें ना गेम के लिए अच्छी नहीं होती, इन खिलाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी बात ये कि उस मुकाबले में नीतीश राणा ने अच्छी बल्लेबाजी कर ली। उस गलत वजह से सुर्खियों में तो आए, मगर वो जो अच्छी बल्लेबाजी की, जो बढ़िया स्कोर किया,
वो भी अब उनके साथ जो है वो जुड़ गया है कि भाई वहाँ पर उन्होंने उस मैच में इतने रन भी बनाए थे, उसके बाद भी बनाए और टीम फाइनल में। बिल्कुल फाइनल में है। और देखिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वो डिटेल्स नहीं देना एग्जैक्टली क्योंकि फिर सामने की तरफ से भी बयान लेना चाहिए ना। आप एक तरफा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप कहेंगे कि भाई ये आप मॉडिफाई करके आप चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर सामने वाला अगर गाली दे रहा है तो फिर वो सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मेरे माता पिता ने यही सिखाया कि भाई अगर आपको कोई छेड़ रहा है तो फिर आप छोड़िएगा नहीं। और कूल और काम नहीं रहना। हाँ, कूल और काम नहीं रहना। और देखिए मतलब ये चीजें जो है वो हमने देखी भी, जो वीडियोस कुणाल वायरल हो रहा है वहां पर हमने देखा भी है कि दिग्वेश थोड़ा सा पहल करते नजर आए। और फिर देखिए मतलब अगर आप किसी भी प्लेयर्स को गुस्सा दिलाएंगे तो सामने वाला प्लेयर जो है वो ऐसा तो नहीं कि वो स्माइल करके चला जाएगा, आपको भी जो है उसका टिट फॉर टैट वही होता है। और ये हमने देखा भी है कि दिग्वेश का ये पहली दफा नहीं था, इससे पहले भी आईपीएल में वो कई सारे प्लेयर्स को ऐसा कर चुके हैं। उकसाने वाला, हाँ, उकसाने वाला जो उनका तरीका है वो शायद थोड़ा गलत हो सकता है। आई थिंक इतना बुरा जो है वो दोनों खिलाड़ी नहीं ले रहे होंगे, उनको लग रहा है क्योंकि ग्राउंड के अंदर सारी चीजें होती है, उसके बाद तो फिर खिलाड़ी नहीं लेता कभी भी बुरा, उसके लिए तो एज यूजुअल है, ठीक है, वो तो ठीक है, क्योंकि अब ये मैचेस जो हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं तो वो तिल का ताड़ बनता है, ठीक है, मगर खिलाड़ियों के लिए यूजुअल है। पले बड़े ऐसे ही हुए हैं ना भाई, जब आपने मतलब कॉलेज के मैच, स्कूल के मैचेस खेलने चले तो उसके अंदर इस तरीके की तू मैं जो है वो आम बात है, ठीक है, वहां पर तो वो आदत है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानता। वो मैदान पर होती है, मैदान पर रह जाती है, मैदान के बाहर ना जाए तब तक सब ठीक है। ये इसी तरीके का कल्चर जो है वो माना जाता है। चलिए जी, दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को जिताने की कोशिश की, मगर नीतीश राणा वहां पर जो है बाजी उस समय मार गए। वैसे भी दिग्वेश राठी का डीपीएल के अंदर ना मतलब गेंद उस तरीके से चली नहीं है, जो आईपीएल में चली थी उस तरीके से कामयाबी जो है वो मिली नहीं है। चलिए जी, अपनी लास्ट खबर पे आते हैं ब्रॉडकास्ट की, जो कि पैसे से जुड़ी हुई है। दिखाएं जी, ड्रीम 11 के साथ जो है वो करार डील जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि उस पर बैन लग गया। सरकार एक बिल ले आई, उसके बाद जो है ड्रीम 11 जैसी कंपनियों पर एक बैन लग गया, पाबंदी लग गई। अब वो अपना जो मेजर काम है वो नहीं कर सकते कि भाई आप जो है पैसे लगवाओ लोगों के और टीम बनवाओ। तो ड्रीम 11 पर बैन के बाद बीसीसीआई का नया प्लान उन्होंने बना लिया है। बोर्ड ने 450 करोड़ रुपए की डील का प्लान बनाया है। अगले 3 साल में 140 मैचेस, मतलब कि 2026 ऑनवर्ड्स, ठीक है, अब तो 25 के बाद मतलब एशिया कप के बाद ही आप मान लीजिए मोटा मोटा कि भाई उसके बाद जो है ना 3 साल के लिए करार होगा। 140 मैचेस उसके अंदर गिन लिए गए हैं और उसके लिए बोर्ड चाहता है कि 450 करोड़ रुपए की कम से कम वो डील करे। ड्रीम 11 के साथ जो डील थी वो 358 करोड़ रुपए की थी, तो मोटा मोटा 50 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए वो ज़्यादा चाह रहे हैं कि भाई उतनी डील हो जाए जर्सी स्पॉन्सरशिप की, जिसके लिए वक्त लग रहा है। तो हो सकता है एशिया कप से पहले ये डील फाइनल ना हो पाए और एशिया कप में विदाउट स्पॉन्सर ही इंडियन टीम को खेलना पड़े, जर्सी पे नाम नहीं लिखा होगा। हाँ, जर्सी में नाम में लिखा होगा। और देखिए पूरी प्रक्रिया होती है, मतलब आपकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो है वो फैसले लिए जाते हैं, उसके बाद जो है वो टीम बनती है, उसके बाद जो है वो स्पॉन्सर जो है वो टीम के पास आते हो, फिर आप जो है वो स्पॉन्सरशिप लेकर जो है वो टीम के साथ आप कोलैब करते हो, तमाम सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब जो डील है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, अमाउंट जो है कुणाल वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और एक तरीके से हमने देखा कि क्रिकेट का विस्तार भी हमने देखा कि जिस तरीके से हुआ है, आज से करीब 10 साल बाद जो है वो जिस तरीके से क्रिकेट थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है, बाकी देशों में भी गया है, बाकी देशों में भी, छोटे छोटे देशों में भी अब क्रिकेट हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि वहां तक पहुंच पाना और क्रिकेट को एक अलग पहचान दिलाना जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स का भी हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं ये डील जो है वो यहाँ पर बीसीसीआई जो है वो क्रैक करेगी। हालांकि एशिया कप से पहले तक ये खबर आ रही है कि वहां पर विदाउट स्पॉन्सर जो है वो टीम शायद वहां पर जाएगी। बिल्कुल जी, पूरा प्रोसेस है, बिडिंग होती है, वो सब चीज़ें हैं, उसके बाद कई कंपनियां अप्लाई करेंगी, पेपर्स भरेंगी, फिर बिड होगी, जो मैक्सिमम बिड होगी फिर आप उसको खोलोगे पारदर्शी तरीके से, जिस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट राइट्स को बेचते हो उसी तरीके से ये राइट्स में भी पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। इसमें वक्त लगता है और वो वक्त जो है वो अभी उतना है नहीं, तो प्रॉब्लली हो सकता है एशिया कप विदाउट स्पॉन्सर खेलना पड़े। बहुत ज़्यादा मैटर ये बीसीसीआई को करता नहीं है, मगर उसके बाद जो डील होगी वो एक स्टेबल बड़ी डील करने की बीसीसीआई यहाँ पर कोशिश जो है वो कर रही है। इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।